हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम करेंगे एरर वाला टॉपिक। ठीक है, नीट वाले उसके लिए हम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना। तो देखिए एरर से शुरू करते हैं, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, एरर क्या होता है बेटा? किसी भी मेजरमेंट में जो एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल वैल्यू होती है और जो मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसमें जितना डिफरेंस होता है ना, या जो डेविएशन होता है उसको हम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पेन की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है और अगर इसकी लेंथ मेजर की गई 10.5 सेंटीमीटर, है ना, तो इसके मेजरमेंट में एक एरर हुई जो कि कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे एरर क्या कहलाएगी? किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस है या जो डेविएशन है, इट विल बी कॉल्ड एरर। ठीक है, एरर बच्चों कई डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे एरर्स के जो टाइप्स होते हैं बच्चे, एक तो होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, दूसरा होता है बच्चे रैंडम एरर। ठीक है, एक होता है बच्चे इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर बच्चे कई बार सिस्टमैटिक एरर के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? वो एरर जो यूनिडायरेक्शनल होती है। सिस्टमैटिक एरर की खास बात क्या है बच्चों? ये यूनिडायरेक्शनल होती है, राइट। और दूसरी बात, हम प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद हम करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें सिस्टमैटिक एरर पता चल जाए तो। ठीक है, रैंडम एरर बच्चे डिफरेंट कंडीशंस के कारण होती है, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के कारण होती है, या जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी केयरलेसनेस के कारण होती है। इसलिए रैंडम एरर अगर किसी एक्सपेरिमेंट में होती है तो आपको वो एक्सपेरिमेंट ही दोबारा परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर बच्चे, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट में या तो वो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इसलिए एरर होगी, या फिर यूज करते करते वो घिस जाता है इसलिए एरर होगी, या इसको यूज करने का गलत तरीका अगर कोई यूज करता है तो भी हो सकती है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होती है इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो बेटा देखो, जैसे लीस्ट काउंट एरर जो होती है, लीस्ट काउंट एरर ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है ना। तो अगर हम देखें लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर से हम जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो मिलीमीटर तक की रेंज का कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की एरर निकालेंगे। लीस्ट काउंट एरर क्या होगा? द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर बच्चों आता है जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर भी इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ये जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है या नेगेटिव जीरो एरर हो सकता है ना। तो लीस्ट काउंट एरर या जीरो एरर, ठीक है, ये बच्चे इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं। और जीरो एरर सिस्टमैटिक एरर भी होती है बच्चे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना होता है कि एरर कितने टाइप की है। तो देखिए, एक होता है बच्चे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, है ना। दूसरा होता है बच्चों फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो फटाफट इसमें देख लेते हैं बच्चों। हम पहले देखेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू बच्चे, अगर हमारे पास किसी वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू नहीं है किसी क्वांटिटी की, तो हम उसके 4-5 रीडिंग लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो उसको मीन वैल्यू बोलते हैं या एवरेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसी को ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वांटिटी है ए, राइट, उसको हमने मेजर किया है A1, A2, A3 अप टू n टाइम्स मेजर किया, तो बच्चे मीन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इन सब का एडिशन अपॉन n, है ना। तो A मीन ये आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन कहां तक, ai इक्वल टू कहां से 1 से लेके n तक अपॉन n, ये हमारी मीन वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर निकलेगी बच्चे मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो बच्चे जो मेजर्ड वैल्यू है और जो मीन वैल्यू है, एक्टिव वैल्यू है, इनके डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो जैसे मेजरमेंट के A1 के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर हो गई डेल्टा A1, ये हो जाएगा A मीन माइनस A1। ऐसे बच्चे डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, A मीन माइनस A2। ऐसे ही nth क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी मेजरमेंट में AN आएगा A मीन माइनस AN। ये बच्चे किसमें मेजरमेंट में, A1 में जो एरर आई है एब्सोल्यूट एरर, इट इज डेल्टा A1, है ना। तो बच्चों अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो बच्चों वो क्या लिखेंगे, डेल्टा A बार, है ना। अब ये वैल्यू बच्चे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम देखेंगे इसमें मॉड लेते हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो बच्चों ये आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी A। फिर अगर हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो बच्चों ये आएगा कितना, डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। ठीक है, फिर निकालते हैं हम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बच्चों ये आएगा डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों परसेंटेज एरर। ठीक है, अब देखिए बच्चों एरर का प्रोपागेशन होता है ना। तो हम देख रहे हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उनके ओवरऑल कैलकुलेशन में क्या एरर आएगी। तो बच्चों अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है z, वो किस पे डिपेंड कर रही है, x एंड y पे, और सपोज ये है x प्लस वाई, है ना, या x माइनस वाई। तो डेल्टा z जो है वो क्या है, x प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हम देखें इफ एरर in x is delta x and
in y is delta y, then maximum possible absolute error in measurement of z, ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो ये बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर आएगी, है ना। यहां हो प्लस या माइनस हो बच्चे, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड ही होती हैं, ये ध्यान रखना। फिर निकालेंगे हम इसमें क्या, रिलेटिव एरर। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, डेल्टा z अपॉन z, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन z, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन z, दैट इज x प्लस माइनस y, और प्लस डेल्टा y अपॉन z, दैट इज x प्लस माइनस y। ठीक है, फिर बच्चों अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखिए बच्चों, एरर्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये कैसे निकलती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक क्वांटिटी है z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, कितना है, x इंटू वाई, है ना। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। फ्रैक्शनल एरर ये आएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा z अपॉन z। तो बच्चे इसमें जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आएगी वो आएगी डेल्टा x अपॉन x, और इसमें जो आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा y अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा। परसेंटेज एरर निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, तो आ जाएगा परसेंटेज एरर। और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर इन z, यह आएगा बच्चों डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई इंटू z, जो भी z की वैल्यू होगी वो रख देंगे हम। जैसे यहाँ x इंटू वाई है तो यहाँ x इंटू वाई लिख देंगे। ठीक है, एक बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे z इक्वल टू बच्चे सपोज a b अपॉन c है ना। एक कोई क्वांटिटी z a b और c पे डिपेंड कर रही है, इसमें पावर क्या है, m n और p ले ली, और हमें इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना हो। ठीक है, तो बेटा पावर मेथड होती है, तो डेल्टा z अपॉन z क्या आ जाएगा, m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b प्लस p डेल्टा c बाई c, है ना। बच्चों ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जबकि ये वैल्यू लेस देन 5% हो, है ना। अगर 5% तक है एरर तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर मेथड कहलाती है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे हम log ऑफ z ले लें तो आ जाएगा m log a प्लस n log b प्लस p log c। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz अपॉन z आएगा m, इसका हो जाएगा बच्चे dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b प्लस p dc अपॉन c। इस मेथड से भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, पावर मेथड है। ठीक है, बच्चों याद रखना
ए जैसे एम एन और पी की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहाँ आपको पॉजिटिव ही रखना है। मतलब जैसे ये है, ए की डिपेंडेंसी एम पे है, क्या ए टू पावर एम है, तो ए में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है वो है एम डेल्टा ए बाई ए। बी में मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है एन डी बी अपॉन बी, और सी में मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है पी डेल्टा सी अपॉन सी। तो Z में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर आएगी वो आएगी इन सबका सम, दे विल ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by k equals to p square upon 2m। ठीक है, आपसे बोला गया मोमेंटम is increased by 1%। मोमेंटम को क्या किया, 1% से इंक्रीज कर दिया, है ना। पूछा गया फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मास इज कांस्टेंट। मास क्या बच्चों, कांस्टेंट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि k जो है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, मास तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, परसेंटेज चेंज क्या है, 1%, मतलब 5 से कम है। तो बच्चों हम सीधा सीधा लिख सकते हैं डेल्टा k अपॉन के इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन पी, पावर 2 है तो इंटू 2 इंटू 100। ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो 2 इंटू 1% दैट इज 2%। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से अगर मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया होता, इफ k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। कितना चेंज किया, 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पावर मेथड काम नहीं करेगी, क्योंकि परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा गलत देगी। बच्चों इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो k डैश अपॉन k आएगा p डैश अपॉन p का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चे, चेंज निकालना। तो देखो k डैश अपॉन k -1 कर दो, p डैश स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर -1, बोथ साइड में हमने 1 सबट्रैक्ट कर दिया है। तो बच्चों ये देगा k डैश माइनस k अपॉन k इक्वल्स टू p डैश का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा डेल्टा k अपॉन k इक्वल्स टू p डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या दिया है कि जो मोमेंटम है वो 10% इंक्रीज कर दिया, तो जो p डैश है वो है p प्लस 10% ऑफ p, दैट है बच्चे आ गया p प्लस 10/100 टाइम्स ऑफ p। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 p, ये आ जाएगा p डैश, है ना। तो बच्चों डेल्टा k अपॉन k इक्वल्स आ जाएगा कितना 1.1 का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो ये आएगा फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा वो आएगा 1.21 माइनस 1 p स्क्वायर बाई, ये कट गया, तो बच्चों ये आया 0.21 फ्रैक्शनल चेंज आया बच्चे।
अगर परसेंटेज चेंज चाहिए है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 0.21, दैट इज 21%। ठीक है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका ट्वाइस करते तो 20% आंसर आता, जबकि यहां रिजल्ट आ रहा 21%, मतलब 1% का इफेक्ट आ गया चेंज। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि अगर मान लो परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा है तो पावर मेथड काम नहीं करेगी, आपको इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब बच्चों इसी क्वेश्चन में हम लिखते हैं अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते बच्चे, यहां लीनियर मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, अब देखो, अब हम डायरेक्ट देखेंगे भाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि भाई डेल्टा के अपॉन के जो आएगा वो पी डैश का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा। अब आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जो पी डैश है इट इज पी माइनस 10% ऑफ पी, तो ये हो जाएगा कितना 0.9 पी, है ना। तो डेल्टा के अपॉन के जो आया जाएगा 0.9 का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये आएगा डेल्टा के अपॉन के जो आएगा 0.9 का स्क्वायर 0.81, 0.81 माइनस 1 पी स्क्वायर बाई, तो बच्चों आगे माइनस 0.19। नेगेटिव साइन बता रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। परसेंटेज में चाहिए हो बच्चों तो आ जाएगा माइनस 0.19 इंटू 100, दैट इज माइनस 19%। सो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय 19%। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी क्वांटिटी में हम ऑब्जर्वेशंस को n टाइम्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं n टाइम्स, तो जो उस मेजरमेंट है उसमें जो फ्रैक्शनल एरर है वो 1/n टाइम्स हो जाती है ना। तो देखो, इफ ऑब्जर्वेशंस are made n times, then fractional error in measurement of the quantity becomes 1/n टाइम्स, है ना। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो बेटा ये हमने क्या किया, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर वगैरह निकाली। आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं मैं, है ना, जो एडिशन से रिलेटेड हैं या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं, है ना, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, R1 और R2। ठीक है, अगर आपको बच्चे R1 दे रखा है 20 प्लस माइनस 2 ओम और R2 दे रखा है 30 प्लस माइनस 1 ओम, है ना। आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बेटा हम देख सकते हैं सीरीज में है, तो हम R इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे बच्चे,
R1 प्लस R2। तो देखिए R1 की वैल्यू है 20 और R2 की वैल्यू है 30, तो क्या हो गया बच्चे 20 प्लस 30 दैट इज 50 ओम। अब अगर हम इसमें एरर देखें, एब्सोल्यूट एरर, तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी डेल्टा आर, वो आएगी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 दैट इज 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3 ओम, है ना। तो हम वैल्यू लिख सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चे वो आएगा 50 प्लस माइनस 3 ओम, है ना। इसका मतलब है कि R की वैल्यू 47 ओम से 53 ओम तक कुछ भी हो सकती है। फ्रैक्शनल एरर अगर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर दैट इज 3/50, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रेशियो है। परसेंटेज एरर निकालना है तो आएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस माइनस 3/50 इंटू 100 दैट इज 6%। ये बच्चे परसेंटेज एरर आएगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, ठीक है, तो इसमें 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इसमें जो एरर निकलती है, सपोज मैंने इसको 1/R लिख दिया, है ना, तो बेटा ऐसी क्वांटिटी में दो तरीके से एरर निकलती है। पहला तरीका है R इक्वल हम लिख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे तो वैल्यू आ जाएगी। फिर लिखेंगे हम डेल्टा R अपॉन R, तो आएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, ये प्रोडक्ट में है और ये डिवीजन में है, प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज, इसको लिख सकते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक तो बच्चे ये तरीका है ना। दूसरा तरीका है बच्चे डिफरेंशिएशन वाला, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R1 अपॉन और माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है। तो बेटा यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा R अपॉन R जो आएगा प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R। तो यहां से भी बच्चों हम फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो ये मेथड यूज कर सकते हो, चाहें तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बेसिक पढ़ा एरर निकालने का, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं। जैसे बच्चों कोई क्वांटिटी z है x टू द पावर 1/2 y टू द पावर q अपॉन √3 और इसको लिख देते हैं a b, यहाँ लिख देते हैं c, है ना, ये क्यूब कर देते हैं, राइट। इफ परसेंटेज एरर इन a b एंड c आर 4%, 1% एंड 6%, इसको कर देते 3% रिस्पेक्टिवली, है ना। आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ z। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसमें
डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 परसेंट में, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, है ना। आप देख सकते हैं ए में परसेंटेज एरर कितनी है 4, तो यहाँ 4 कर दिया, प्लस यहाँ है बच्चे 1 प्लस ये हो गया 1/3 इंटू 3, ये कट गया, तो यार 2 प्लस 3 प्लस 1 6% मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ z। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने किया ये किसी क्वांटिटी में एडिशन ऑफ एरर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, पावर मेथड, क्लियर। अब बच्चों हमें जो करना है वो करना है जीरो एरर। क्या करना है? जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।